नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मॉडर्न लाइफ का स्ट्रेस और ये जो रोज की भागदौड़ है ना, बस उसी के बारे में। हम ई कार्ड टोले के कुछ कमाल के विचारों को डिकोड करेंगे, और वो भी थ्योरी में नहीं, बल्कि राहुल और राज नाम के दो आम लोगों की बिल्कुल रियल लाइफ कहानियों के जरिए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपको भी अक्सर ऐसा लगता है कि ये जिंदगी बिना किसी फिनिश लाइन वाली एक थका देने वाली रेस बन गई है? मतलब सब कुछ बस एक धुंधली तस्वीर की तरह तनाव और थकान के बीच से गुजर रहा है। सच कहूं तो हमारी कहानी का जो पहला किरदार है ना, राहुल, वो बिल्कुल इसी दौर से गुजर रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द मॉडर्न स्ट्रेस ट्रैप, यानी आधुनिक तनाव का ये जाल। अब राहुल की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो आज के समय में हम में से बहुत लोगों की सच्चाई है। जरा उसके डेली रूटीन को देखिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन के नोटिफिकेशंस चेक करना, फिर किसी तरह भारी ट्रैफिक से जूझते हुए ऑफिस पहुंचना, वहां काम का वो भयानक प्रेशर झेलना, और फिर रात को थक हार कर वापस उसी मोबाइल स्क्रीन में डूब जाना। ये एक ऐसा नेवर एंडिंग लूप था जिसने राहुल को अंदर से इतना थका दिया था कि एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे ही सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से उसे चक्कर आ गए। और बस ये वो पल था जिसने राहुल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसे महसूस हुआ कि दिन बस निकल रहे थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी जी नहीं रहा था। डॉक्टर के पास जाने पर जो पता चला वो और भी हैरान करने वाला था। डॉक्टर ने कहा कि वो शारीरिक रूप से तो बिल्कुल फिट है, लेकिन भयंकर स्ट्रेस का शिकार है। और सबसे दिलचस्प बात, डॉक्टर ने उसे कोई दवा नहीं दी, बल्कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने की सलाह दी। यहीं से हम आते हैं सेक्शन 2 पर, फाइंडिंग पीस थ्रू ब्रेथ, यानी अपनी सांसों के जरिए शांति पाना। तो राहुल ने डॉक्टर की इस सलाह को असल जिंदगी में कैसे उतारा? अगली ही सुबह उसने एक नया रूटीन शुरू किया, कॉन्शियस ब्रीदिंग। इसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। तुरंत उठकर भागम भाग करने के बजाय खुद को थोड़ी देर रोकना, आंखें बंद करना और अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाना कि हवा कैसे नाक से अंदर जा रही है, सीने में भर रही है और फिर बाहर निकल रही है। सुनने में ये बहुत आसान लग सकता है ना, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल है। पर इस छोटी सी तकनीक ने एक जादू सा काम किया। इसने राहुल के दिमाग को उन फ्यूचर मीटिंग्स और डिजिटल नोटिफिकेशंस की तरफ भागने से रोक दिया। उसे सच में एक अजीब सा सुकून मिला। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। राहुल के दोस्त अमित ने शुरू में इसका खूब मजाक उड़ाया। उसका कहना था कि भाई ये सब तो सिर्फ साधु संतों के लिए है, हम आम लोगों के लिए नहीं। लेकिन अमित का ये नजरिया बड़ी जल्दी बदल गया। हुआ यूं कि राहुल की एक बहुत ही नर्वस कर देने वाली प्रेजेंटेशन थी, और राहुल ने क्या किया, उसने ठीक पहले सिर्फ 3 गहरी सांसें ली, अपने डर पर काबू पाया और प्रेजेंटेशन में कमाल कर दिया। नतीजे इतने साफ थे कि अमित को भी मानना पड़ा कि इसमें कुछ तो बात है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ड्रॉपिंग ईगो इन रिलेशनशिप्स, यानी अपने रिश्तों में अहंकार को पीछे छोड़ना। अब देखिए, राहुल ने खुद के अंदर शांति पाना तो सीख लिया था, लेकिन अब सामने थी एक नई चुनौती। रिश्तों में ईगो या अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता। इसका मतलब है हमेशा सही साबित होने की वो जिद, या फिर खुद को बेचारा और शहीद समझना। इसे राहुल और उसकी बहन नेहा की एक तीखी बहस से समझते हैं। राहुल को लगा कि उसकी कड़ी मेहनत की कोई कदर ही नहीं कर रहा, और उसने ईगो में आकर नेहा पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। असल में वो हर टकराव को एक जंग की तरह देख रहा था, न कि एक दूसरे से जुड़ने के मौके के रूप में। लेकिन अवेयरनेस ने राहुल का ये नजरिया पूरी तरह बदल दिया। जरा पुरानी प्रतिक्रिया और इस नई समझ के बीच का फर्क देखिए। जब राहुल की गर्लफ्रेंड प्रिया ने उसके काम के जुनून को लेकर शिकायत की, तो राहुल का पुराना ईगो ड्रिवन रिएक्शन क्या होता? वही चेहरे का गर्म होना, कंधों का सख्त हो जाना, यानी सीधा गुस्सा। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने अपने शरीर के इन संकेतों को पहचाना और सिर्फ सुनने का फैसला किया। उसने खुद को सही साबित करने के लिए कोई सफाई नहीं दी, बल्कि सिर्फ प्रिया को समझने के लिए सुना। और आप यकीन मानेंगे, इस सच्ची समझ ने प्रिया को इतनी राहत दी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ईगो छोड़ने से हमारे आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे बेहतरीन मौकों में बदल जाते हैं। राहुल की जिंदगी में इसका असर साफ दिखा। बहन नेहा के साथ बहस करने के बजाय ये क्वालिटी टाइम बिताने का मौका बन गया। अपने ऑफिस के राइवल संजय के साथ अलग अलग विचारों को मिलाकर आपसी सम्मान बचाने का जरिया बन गया। और प्रिया के साथ तो ये उसकी भावनाओं को सच्चे मन से समझने का एक बेहद खूबसूरत अवसर साबित हुआ।
चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, द इल्यूजन ऑफ टाइम, यानी समय का वो भ्रम जो हमें फंसाए रखता है। रिश्तों की उलझन सुलझाने के बाद राहुल के सामने एक और बहुत गहरी समस्या आई, जिसे साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं। ये असल में हमारे दिमाग का एक इल्यूजन या भ्रम है, जो हमें बार बार ये यकीन दिलाता है कि बीता हुआ कल या आने वाला कल इस वर्तमान पल से ज्यादा जरूरी और सच है। राहुल को ये एहसास हुआ कि वो लगातार अपने पिछले प्रोजेक्ट्स की गलतियों का पछतावा कर रहा था और उन फ्यूचर क्लाइंट मीटिंग्स को लेकर डरा हुआ था जो अभी तक हुई ही नहीं थी। सच कहूं तो समय का ये जाल हम सबको बहुत बुरी तरह फंसाता है। जो अतीत है वो हमें पछतावे और गिल्ट में डुबोता है, जैसे राहुल अपने पुराने दोस्त करण से दूर होने का पछतावा कर रहा था। और जो भविष्य है वो हमें हमेशा चिंता और डर से भर देता है, जैसे राहुल अपने प्रमोशन को लेकर रातों की नींद खराब कर रहा था। जबकि असल सच्चाई तो ये है कि सिर्फ ये वर्तमान, ये अभी का पल ही एकमात्र सच है। तो सवाल ये है कि इस साइकोलॉजिकल टाइम से बाहर कैसे आएं? इसका सिर्फ एक ही सटीक इलाज है, और वो है अभी में रहकर कोई ठोस एक्शन लेना। राहुल ने बिल्कुल यही किया। उसने अपने अतीत के पछतावे को उसी पल खत्म कर दिया जब उसने तुरंत करण को फोन घुमाया और उनके बीच की वो पुरानी दरार भर दी। और भविष्य की चिंता, उसे भी उसने ये कहकर सुलझा दिया कि भविष्य तो कोई नहीं जानता बॉस, लेकिन आज इस वर्तमान में हम अपना 100% देंगे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 5, द ऑब्जर्वर ऑफ थॉट्स, यानी अपने ही विचारों को दूर से देखने वाला प्रेक्षक। एक शाम अपनी छत पर बैठे हुए राहुल के मन में एक बहुत ही गहरा सवाल आया। उसका दिमाग किसी पुराने खराब रेडियो की तरह बिना वजह शोर मचा रहा था। तब उसने खुद से पूछा, क्या हम सिर्फ अपने ये दौड़ते भागते विचार हैं, या फिर हम इनसे कुछ बिल्कुल ही अलग हैं? और दोस्तों, यही वो पल था जब उसे जिंदगी का सबसे शानदार अंतर समझ में आया। इसे प्रकृति के एक बहुत प्यारे उदाहरण से समझते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो गुजरते हुए बादलों की तरह है, जो कभी खुश हैं, कभी उदास, कभी गुस्से में तो कभी चिंतित। लेकिन जो हमारी असली अवेयरनेस या जागरूकता है, वो उस विशाल, कभी ना बदलने वाले आसमान की तरह है, जो बस शांति से इन बादलों को गुजरते हुए देखता है। हम वो विचार नहीं है, हम वो शांत आसमान हैं। इसे असल जिंदगी में अप्लाई करके देखें। एक बार राहुल एक बहुत ही भयंकर और शोर शराबे वाले ट्रैफिक जैम में फंस गया, लेकिन इस बार वो अंदर से बिल्कुल शांत था। उसने खुद से कहा, ट्रैफिक बाहर है, लेकिन अंदर मैं पूरी तरह से शांत रह सकता हूँ। उसने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी असली पहचान को अपने दिमाग की उस झुंझुलाहट से अलग कर लिया था। अब राहुल की ही तरह हमारे सोर्स मटेरियल में एक और बहुत दिलचस्प किरदार है, राज। राज की कहानी हमें ये दिखाती है कि वर्तमान या प्रेजेंट मोमेंट की ये प्रैक्टिस कैसे हमारे रोजमर्रा के बिल्कुल साधारण पलों को भी एक असाधारण शांति में बदल सकती है। फिर चाहे वो पार्क में टहलते हुए हवा और अपने कदमों को सच में महसूस करना हो, अपने बच्चों की बातों को पूरे ध्यान से सुनना हो, ऑफिस की फालतू बहसों को अपनी एक शांत उपस्थिति से सुलझा देना हो, या फिर चाय की एक घूंट को भी एक गहरे मेडिटेशन की तरह अनुभव करना हो। राज को ये समझ आ गया था कि जिंदगी का असली खजाना किसी फ्यूचर की मंजिल में नहीं, बल्कि इसी पल में छुपा है। तो इन दोनों कहानियों और इन शानदार कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के बाद एक आखिरी सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है, क्या हम बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल के डर से बाहर निकलकर आखिरकार इस पल में, इस वर्तमान में जागने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि सच यही है कि असली जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इसी पल में है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विश्लेषण हम सभी के लिए एक नई और सकारात्मक शुरुआत साबित होगा।